हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे होंगे आपका जो टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020। ये आपका एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिससे ना सिर्फ आपके पेपर 2 में अभी तो आपके पेपर 1 में भी क्वेश्चंस बनेंगे, नो डाउट, है ना। सो प्लीज़ टेक दिस टॉपिक वेरी सीरियसली। इससे पहले जो हमने आपकी पेपर 1 में NEP 2020 की क्लास करवाई है वो हमने नोट्स के फॉर्मेट में करवाई है। जो नोट्स होता है ना, जिस तरीके से वैसे क्लास करवाई है। आज की जो क्लास है वो हम आपको बुक के टॉपिक से कवर अप करवा दे रहे हैं कि इन केस नोट्स में कोई टॉपिक रह गया हो तो वो आपका कवर हो जाएगा। इसलिए देखो, NEP 2020 से आप ये मान के चलिए पेपर 1 और पेपर 2 में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनने हैं, है ना। तो इसको भाई 4 से 5 क्वेश्चन तो कम नहीं होते ना, तो इसलिए सीरियसली लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के करिएगा, ठीक है। तो देखो, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने एवं न्याय संगत एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक बेसिक नीड है, एक मूलभूत आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिससे स्कूली एवं उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के मार्ग खुल गए हैं। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 34 वर्ष, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कितने साल बाद NEP 2020 आई है, तो याद रखिएगा 34 साल के बाद। कब भैया? 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति जो 34 वर्ष यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी जो NEP आपने 1986 पढ़ी, उसके बाद अब ये आई है। तो कितने वर्ष हो गए? 34 साल हो गए, है ना। तो नई शिक्षा नीति 2020 को घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय यानी कि MHRD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार MHRD या मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप के टिक करके आएंगे, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो इसलिए जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँ आपको उनको बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। इसी के साथ में हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के फ्री और पेड, कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमको फ्री नहीं मिल रहा है, तो आप ई नोट्स पर क्लिक करिए, फिर नीचे स्क्रॉल करिए, फ्री नोट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पेड और फ्री दोनों प्रकार के MCQs हैं जो आपको पढ़ने हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR के साथ में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। ये हमारा क्या है? पहला लक्ष्य है। और इस नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित ये शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। इसका उद्देश्य है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेजेस की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज एवं ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना व प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्किल छिपी होती है, कोई ना कोई पावर होती है, तो वो बच्चे के अंदर क्या स्किल है, क्या पावर है, इसको बाहर लाना और उसको उस विषय में ज्ञान देना, है ना। अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना। और इसके अंतर्गत 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा एवं 3 वर्ष की आंगनबाड़ी, जिसे आप प्री स्कूलिंग के साथ एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया गया 5+3+3+4 का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि NEP 2020 के अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम लागू किया गया है? 3+3+5+4 ऐसे करके 4+3+5+4। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको क्या लगा कर कहना है? 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो विशेषताएं थी 2020 वाली की, वो क्या थी? तो देखो, सबसे पहली बात तो भाई हम लोगों के समय से जो 1986 के बाद से पैटर्न लागू हुआ था, उस हिसाब से 10+2 के हिसाब से पढ़ाई होती थी, है ना, क्लास 10 तक, फिर 11, 12 इंटर हो गया। अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसके अंतर्गत 5+3+3+4 है।
जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। 5वीं कक्षा तक शिक्षा जो है वो कैसी होगी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी। 6ठी कक्षा से आपका क्लास 6 से ही व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप आरंभ कर दिया जाएगा। छात्रों को 6ठी कक्षा से कोडिंग लैंग्वेजेस जो नहीं होती है, जैसे ट्रिपल हो गई आपकी, ट्रिपल सी बताना है, वो C++, हो गई, जावा हो गई, है ना, ये सारी आपकी क्या है, कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सिखाई जाएंगी बच्चों को। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा है। NEP के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं किया गया, ऐसा कहा गया। पहले साइंस, कॉमर्स तथा कला संकाय होती थी, अब ऐसी भी संकाय नहीं है। यानी कि जैसे आप कहते हैं ना कि साइंस साइड पढ़ोगे कि आर्ट साइड पढ़ोगे कि कॉमर्स साइड पढ़ोगे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। छात्र अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको कॉमर्स का विषय अकाउंट्स लेना है और उसके बाद में साइंस साइड में आपको फिजिक्स लेना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अपने मन के विषय चुन सकते हैं। छात्र फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। यानी कि साइंस साइड वाला बच्चा अगर चाहे तो वो आर्ट्स का भी कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है, या अपना उसको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो अपना उसका भी एक सब्जेक्ट ले सकता है। सभी स्कूल डिजिटल इक्विफाइड किए जाएंगे और सभी प्रकार का कंटेंट के क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा। वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे। ये सारे कार्य इसके तहत होने। NEP 2020 के आधारभूत सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक उत्तम व्यक्तियों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार करने वाले एवं कार्य करने में निपुण हो। उनमें करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन एवं रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य जैसे गुणों का समावेश हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक व्यक्तियों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी एवं बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सकें। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वो होती है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, साथ ही उसकी देखभाल भी की जाती है। वहाँ एक सुरक्षित एवं प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण होता है जहाँ सभी छात्रों को अधिगम के लिए विविध प्रकार के पर्याप्त अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही जहाँ अधिगम हेतु कुछ अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के मध्य एवं शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव व समन्वय आवश्यक है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली को और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों प्रकार का मार्गदर्शन में सफल होंगे, वो क्या है? पहली बात तो देखो क्या है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृति, पहचान और उनके विकास के लिए, जैसे अब किसी के अंदर मान लो क्रिकेट खेलने की क्षमता है, कोई अपना बहुत अच्छा आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी का बहुत अच्छा मान लो स्टिचिंग में इंटरेस्ट है ना, तो ये टीचर और पेरेंट्स मिलकर के बच्चे की स्किल्स को पहचानेंगे और उनको डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए और एकेडमिक के साथ साथ ही उनके स्किल्स पे भी काम किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ताकि सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को प्राप्त कर सकें। अधिगम के तौर तरीके एवं कार्यक्रमों के चयन में लचीलापन वाला नज़रिया अपनाने की बात कही गई है ताकि छात्रों में उनके सीखने के तौर तरीके एवं कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता का विकास हो। इस तरह वे अपनी प्रतिभा व रुचियों के अनुसार जीवन में अपने मार्ग का चयन कर पाएंगे। विभिन्न विषयों के विभाजन को एक समन्वित नज़रिए से देखना, यानी कि कला एवं विज्ञान के मध्य, पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधियों के मध्य, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच एवं परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सकेगा। इससे छात्रों को मनपसंद विषयों के चुनाव व अध्ययन की स्वतंत्रता को स्वाभाविक रूप से शिक्षा व्यवस्था में स्थान मिलेगा। सभी ज्ञान की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी एवं खेल के बीच बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एवं समग्र शिक्षा का विकास करना, ये सब मतलब उसकी क्वालिटीज़ है NEP 2020 की। जो आपने ऊपर विशेषताएं पढ़ी हैं, ये मान के चलो उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं आपको। कुल मिलाकर के ये मान के चलिए आप जो चीज़ें 1986 में कमी थी उनको 34 वर्षों के बाद में सुधारा गया है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद हो गया, सहयोग हो गया, सामूहिक कार्य हो गया, लचीलापन के विकास को भी स्थान दिया जाएगा। यानी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में उनको ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी जो कि आपकी नैतिक शिक्षा के अंतर्गत का विषय आप कह सकते हैं। बहुभाषिकता एवं अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना,
अर्थात रचनात्मक सोच, तार्किक चिंतन एवं तार्किक निर्णय लेने एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने व अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा को प्रमुखता देने के साथ साथ बहुभाषिकता के महत्व को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दस्तावेज को रेखांकित किया जाएगा। उसके बाद में शिक्षकों एवं संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, इसके लिए शिक्षकों के पेशेवर विकास यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की निरंतरता, कार्य के लिए सकारात्मकता वातावरण, उनकी भर्ती एवं तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शोध की उत्कृष्टता पर बल दिया गया। अवधारणात्मक समझ पर बल दिया गया है, अर्थात रटंत पद्धति के आधार पर एवं केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई न कराई जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर पर शोध को प्रोत्साहन करना, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान एवं नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा करना, नैतिकता, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर बल जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, बहुलतावाद, समानता और न्याय को आगे ले जाना। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, पूर्व में इसकी जगह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके अलावा तकनीकी को यथासंभव यानी कि टेक्नोलॉजी को लाना, जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए शिक्षा को सुलभ बनाना। साथ में सब बातों को ध्यान में रख के ये भी ध्यान में रखना है कि शिक्षा अब क्या एक समवर्ती सूची का विषय है, सबको ही अपने अपने फैसले लेने के लिए जो है रेडी है। उसके बाद में सभी शैक्षिक निर्णय की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन के साथ ही लोगों तक पहुंचाना और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा स्कूली शिक्षा से स्तर उच्चतर पर करवाना बच्चे को। उसके बाद में देखिए ये सारी तो पॉइंट्स आपके ऐसे ही हो गए। NEP 2020 का जो विज़न है, यानी कि क्या विज़न है, जैसे हम लोग B.Ed कर रहे हैं आप लोग, ठीक, तो हम लोगों का अभी फ़िलहाल मेरा ये विज़न है कि आप लोगों के अच्छे परसेंटेज आ जाए, और आप लोगों का विज़न ये है कि जल्दी से B.Ed कंप्लीट करके कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करें। तो NEP 2020 का भी इसी तरीके के एक विज़न है। भाई कोई भी आदमी कोई कार्य करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो विज़न होता ही है, कुछ ना कुछ तो अपना उसका थॉट प्रोसेस होता ही है। तो नई शिक्षा नीति 2022 का विज़न भारतीय मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराकर एवं भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत एवं न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थान की पाठ्यचर्या एवं शिक्षा विधि छात्रों को अपने मौलिक दायित्वों एवं संवैधानिक मूल्यों, देशों के साथ जुड़ाव एवं बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे, और नीति का विज़न छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि एवं कार्यों में भी एवं साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं सोच में भी होना चाहिए, जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास व जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही अर्थों में वैश्विक नागरिक बन सकें। स्कूल शिक्षा का ढांचा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 110%। देखो स्कूल शिक्षा के ढांचा के विषय में हमने बताया, पहले जो था वो 10+2 था 1986 के अनुसार, अब 5+3+3+4 के फॉर्मूले के हिसाब से हो गया है, ठीक। ये ढांचा, ये जो है स्कूली ढांचा, इसको आप यहाँ से समझो। देखो जो नवीन आपका एकेडमिक ढांचा है वो आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अच्छा चलो, है ना, 5+3+3+4। तो पहली बात तो आपका जो है मूलभूत स्तर, फाउंडेशनल स्टेज क्या है, पहले 3 साल बच्चे को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा देंगे, ठीक है। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 यानी कि 5 साल ये हो गए भाई, 3 साल उसको आंगनबाड़ी एक तरीके से, और 2 साल में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड हो गया, ठीक। तो 5 साल तो आपके ये हो गए। इन 5 वर्षों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। सामान्य तौर पर गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान देना होगा। इसमें 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे कवर किए जाएंगे, मतलब उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 3 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चे। उसके बाद में प्रारंभिक स्तर शुरू होगा। भाई कक्षा 2 तक की पढ़ाई कर ली, अब कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोग के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि पढ़ाई कराई जाएगी, और जो कि 8 से 11, है ना, 8 से 11 तक हो जाएगी, यानी कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 कहाँ से कंप्लीट होगा आपका, प्रारंभिक स्तर से, यानी कि 5+3 हो गया, है ना। फिर 3 जो होगा वो आपका मध्य स्तर का होगा। मध्य स्तर में क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस क्लास 7 प्लस क्लास 8। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में 4+4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका क्लास 9th से क्लास 11th से
क्लास 12th, है ना, 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई ये हो जाएगी। तो इस तरीके से 5+3+3+4 को डिफाइन किया इन्होंने। अब NEP 2020 को सिफारिशों के जो सुझाव थे वो ये थे कि नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 प्रारूप वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया। इसके अंतर्गत 3 से 18 वर्ष की आयु के वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। 5 वर्ष के पहले 5 वर्ष जो है उसको हम लोगों ने फाउंडेशनल स्टेज कहा है, जिसमें कि 3 साल की प्री प्राइमरी होगी, 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल होगी और ग्रेड होंगे 1 और 2। ठीक, 3 साल जो आपको फिर 5+3 वाला था, तो 3 वाले को हम लोगों ने प्रिपरेटरी स्टेज कहा, जो 3 वर्ष के मध्य होगा, या आप इसे उच्च प्राथमिक भी कह सकते हैं। ये ग्रेड आपका 6, 7, 8 होगा। 4 वर्ष का आपका उच्च माध्यमिक चरण ग्रेड, या इसमें आपका 10+11+12 9, 10th 11th 12th रहेगा। यानी कि पहले आपका क्या रहा, पहले तो आपका प्रिपरेटरी आपने पढ़ा कि फाउंडेशनल क्या है, प्रिपरेटरी के बाद में आपने माध्यमिक चरण पढ़ लिया। NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। भाषाई विविधता का संरक्षण संबंधी जो प्रावधान था NEP 2020 में, भाषाई विविधता का संरक्षण संबंधी प्रावधान क्या है आपका, तो NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। विद्यालय एवं उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा को भी इसमें महत्व दिया गया है। सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योगा, नृत्य, मार्शल आर्ट्स को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम आदि में भाग ले सकें। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी भी सुधार हुआ, यानी कि जो उनका करिकुलम होता है, जो बच्चे का सिलेबस होता है, उसमें भी सुधार हुआ। और साथ में जो मूल्यांकन बोले तो बच्चों का इवैल्यूएशन, उसमें भी सुधार हुआ गया। इसमें क्या हुआ, अब देखिए आप NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आते हैं ना, उसमें परसेंटेज, CGPA और ग्रेड्स में चीज़ें होती हैं। आगे चल के सारी चीज़ें ग्रेड्स पर डिपेंडेंट होंगी, है ना। शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से ही शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। देखिए अब सेमेस्टर में आप लोगों की बहुविकल्पीय परीक्षाएं होने लगी ना, तो वो NEP 2020 के ही अनुसार हुआ ऐसा। इस नीति को प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान और व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT जो है आपका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जो आपका NCF है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसकी तैयारी की जाएगी। अब देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। NCERT का फुल फॉर्म हो गया आपका, है ना। और उसके बाद में देखो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है NEP 2020 के अनुसार छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा करके आएंगे, परख। ठीक, परख का फुल फॉर्म भी होता है, तो देख लीजिएगा एक बार। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, ये आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था में सुधार संबंधी भी प्रावधान किए गए कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावी एवं पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि जब आप टीचर का सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर NPST का विकास किया जाए। क्या भैया, NPST का फुल फॉर्म तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। वर्ष 2030 तक
अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत यानी कि 4 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप 12th के बाद में सीधे इंटीग्रेटेड बीएड करिए, जिसमें आपका 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल का आपका बीएड मान्य होगा। उससे भाई समय भी बचेगा। कहाँ आप पहले 3 साल ग्रेजुएशन करो, फिर 2 साल बीएड करो, 5 साल हो जाएगा। इंटीग्रेटेड में 4 साल में हो जाएगा ना। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान की अगर बात की जाए तो एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब इसके तहत 3 या 4 वर्ष के, अगर जैसे कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है, जैसे बीटेक आपका 4 साल का है या बीएससी आपका 3 साल का है, तो इसमें मान लो बच्चे क्या होते हैं, इसको कई स्तर पर डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे बीच से पढ़ाई छोड़ देते तब भी उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा मैम? हमने कहा देखो, डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान छोड़ सकेंगे, अगर बीच से छोड़ देते हैं तो उनको तब भी प्रदान किया जाएगा। अगर 1 वर्ष के बाद उनको तो प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 2 वर्ष में छोड़ते हैं तो 2 वर्ष के बाद में उनको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष के बाद तो पूरी स्नातक की डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष के बाद तो शोध तथा स्नातक के साथ में उनको पूरी डिग्री प्राप्त हो जाएगी। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER, भी ऊपर एक शब्द आया था, आपने देखा होगा GER, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। इसको 26.3% वर्ष 2018 से था, उसको बढ़ा करके 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थान में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान में प्राप्त अंकों या क्रेडिट के डिजिटल रूप में से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री भी प्रदान की जा सके। नई शिक्षा के नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एनईपी 2020 के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त किया गया, तो एमफिल को। ठीक है। अध्यापक शिक्षा से संबंधित यानी कि टीचर्स एजुकेशन से संबंधित क्या बात कही गई एनईपी 2020 में, तो इसमें कहा गया कि इसमें इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि बुनियादी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें बहुविषयक दृष्टिकोण एवं ज्ञान की आवश्यकता के साथ अभ्यास भी करवाया जा सकेगा। और इसके अतिरिक्त ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ साथ भारतीय मूल्य, भाषा, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं, जनजातीय परंपराओं आदि के प्रति भी जागरूक हों। वह संस्थान जो अध्यापक शिक्षा प्रदान करेंगे वह शिक्षण से संबंधित विषयों के साथ साथ विशेष विषय में विशेषज्ञ की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ विषय एवं एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित होंगे और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है उसमें ये बात कही गई कि हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। उनमें 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 5% से भी कम छात्र औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य देशों में यही 50 से 75% तक है। व्यावसायिक शिक्षा भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, मतलब जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन है ना, व्यावसायिक शिक्षा, इसको एनईपी के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस योजना के माध्यम से 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा एवं अप्रेंटिस प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडलों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जो है आपका, इसको प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित करके भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्गत मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ दिया जाएगा। विकलांग बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे उनके रहने की सुविधा, प्रशिक्षण संस्थान, इन सब में चेंजमेंट्स किए। डिजिटल शिक्षा से संबंधित भी बात कही गई और कहा गया डिजिटल शिक्षा संसाधनों या इनको विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई यानी कि अलग एक टेक्नोलॉजी यूनिट का विकास किया जाएगा। साथ में एक स्वायत्त निकाय के रूप में जो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच है यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोल फोरम, NETF का मतलब हो जाएगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोल फोरम का गठन किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान भी होंगे, जैसे भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे। इनको पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तर्क
तरीके से शामिल किया जाएगा। NEP 2020 से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, हर चीज़ में चैलेंजेस होते हैं, इसमें भी हैं। क्या चैलेंजर है? सबसे पहली बात तो महंगी शिक्षा। भाई आज आप देखिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट तरीके से आज B.Ed भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो ठीक है, बच्चे का नाम आ गया, बच्चे का नाम आएगा तो ही तो उसको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, तो उसने वहाँ से बढ़िया से पढ़ाई कर ली। प्राइवेट सेक्टर में क्या इतना ज़्यादा रुपया है कि 10 बार आदमी सोचता है कि ये कोर्स करें या ना करें। राज्यों का सहयोग भी है लेकिन उतना अधिकतर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। योग्य शिक्षकों का अभाव है, यानी कि आप वोकेशनल एजुकेशन तो ला दोगे लेकिन उस लेवल का टीचर भी तो होना चाहिए जो उनको पढ़ा पाए। शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का ये आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है, इससे शिक्षा के संस्कृतिकरण का विरोध हो सकता है। वित्त पोषण की बात की जाए तो GDP का प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है, ये भी सुनिश्चित करना। वित्त पोषण संबंधी जांच के अपर्याप्त होना। साथ में NEP के गुण भी हैं 2020 के, क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहली बात तो पैट सहगामी क्रियाओं को मुख्य पाठ्यक्रम में रखा जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और उच्च शिक्षा से MPhil डिग्री को समाप्त किया गया है। और उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए GDP का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में से बदलाव किया जाएगा। छात्रों के ऊपर बोझ कम करने के लिए साल में 2 बार सेमेस्टर के आधार पर बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। पढ़ाई में संस्कृत एवं भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अपनी इच्छा अनुसार ये भाषाएं पढ़ सकते हैं। छात्र को 3 भाषा सिखाई जाएंगी जो उनके राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे, यानी कि यूपी में अलग अपना निर्धारित कर सकता है, साउथ में कोई अपना अलग स्टेट अपना अलग निर्धारित कर सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। NEP 2020 के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्किल्स डेवलपमेंट पर भी कार्य किया जाएगा। ठीक है, 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु 34 वर्षों के पश्चात जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, यदि उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो ये नीति भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया था। ठीक, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु की सीमा के बच्चे का सार्वभौमिक बनाना और स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी, इन सब में छात्रों को समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल योग्यता प्राप्त करने वाले तैयार होंगे, जिससे युवाओं की रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये थी आपके NEP 2020, लेकिन हमने आपको यहाँ पर तो सब कुछ कवर अप करवा दिया है। एक बार हम ये भी चाहेंगे कि ये क्लास आप देख लो और उसके जस्ट बाद में जाओ और पेपर 1 में NEP 2020 की क्लास आपकी पड़ी हुई होगी वो देख लो। उससे क्या हो जाएगा, 20 मिनट की मुश्किल से क्लास है, उसमें आपको रिवीजन हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने एक जगह कलेक्ट करके उसको क्लास करवाई है, तो आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम ID से नहीं जुड़े तो हमारी इंस्टाग्राम ID PG.official के नाम से हमसे आप जुड़ सकते हैं। PG Point के नाम से जो आप लोगों के फ़ोन में यदि ऐप है तो अपना MCQs फ्री और पेड दोनों प्रेजेंट है, जो आपको मनो ले लो, अपनी पढ़ाई लेकिन कंटिन्यू रखो। ठीक, ये पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुरंत आपका हम पेपर 3 भी शुरू कर देंगे। पेपर 4 आप लोग अपने अपने एंड से पढ़ते रहिए। ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।